हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अवकलन गणित के बारे में पढ़ेंगे। अवकलन गणित का अपना एक फिजिक्स के अंदर अपना रोल है। माना अवकलन गणित आपके 12th के मैथ वाले बच्चों के लिए आता है, लेकिन फिजिक्स में कुछ डेरिवेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके अवकलन के आपको मान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो अवकलन गणित है इसमें सीधा सीधा सा आपको सूत्र याद रखना होता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ बेसिक इसके अंदर मैथ है जिसको हम आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे आप इसको अच्छे से सीख पाएँ और आपके जो डेरिवेशन है आप याद करने की बजाय आप उसको हल कर सकें। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे ये एफ एक्स क्या है? x का एक फलन है, यानी x एक चर राशि है। यहाँ जो चर राशि है तो x के मान में जब हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? y के मान में ही इतना परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके लिए एक बात करता हूँ, लिमिट x रेज टू 0, x टेंड्स टू 0, यानी यदि हम ऐसा करें कि x के मान में यदि हम कोई बहुत ही न्यूनतम परिवर्तन करें, बहुत ही सूक्ष्मतम परिवर्तन करें, तब भी क्या होगा? वह y के मान में परिवर्तन कर पाएगा। तो इसी अवस्था को हम अवकलन के रूप में लिखते हैं। ये वाली जो अवस्था होती है, यानी यदि आपका क्या है x 0 की ओर अग्रसर हो तो आपका क्या होगा? जो y राशि में परिवर्तन भी आपका क्या होगा? उसी प्रकार से होगा। तो इसी को हमने लिखा है आपका dy बाई डी एक्स बाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे जो d अपॉन डी एक्स है ये है क्या है? जो d अपॉन डी एक्स है इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ये x है, तो यहाँ चर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी ये जो आपका है एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तो यदि हमें किसी राशि के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, अवकलन का मतलब क्या है कि राशि के अंदर कोई न्यूनतम परिवर्तन करने पर, तो चर x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर मैं d अपॉन डी जेड, तो यहाँ पे क्या है, ये जो राशि होगी हमेशा एक चर राशि होगी, तो चर z के सापेक्ष अवकलन करने पर, सबसे पहले इसको पढ़ना आना चाहिए कि चर z के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब चूंकि यहाँ चर राशि x है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब भी किसी समीकरण का अवकलन किया जाएगा तो वह दोनों पक्षों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो d अपॉन डी एक्स, अब ये y है इधर आपने d अपॉन डी एक्स, ये एफ एक्स, यानी इसको क्या पढ़ेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अब चूंकि ये आपका एक गणित का रूप है तो इसके ऊपर कई सारे आपके कुछ नियम हैं, कुछ प्रमेय हैं, तो आइए हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यदि कोई आपकी अचर राशि है, यदि कोई अचर राशि है या नियतांक है, यदि कोई अचर राशि या नियतांक, जैसे अचर राशि या नियतांक जैसे आप मान के चलिए 10 है, 20 है, कोई संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है, वो माइनस प्लस में, तो उसका हमेशा जो अवकलन होता है वह हमेशा क्या होता है? 0। जैसे हम इसको कहेंगे d अपॉन डी एक्स, यानी x के सापेक्ष उसका अवकलन करना पड़ेगा। ये मैंने 10 लिखा तो ये होगा आपका 0। ये आपको सीधा नियम ध्यान रखना है, अर्थात इसका नियम के रूप में d अपॉन डी एक्स बराबर 0, जहाँ a आपका क्या है? एक अचर या नियतांक। तो आपको ध्यान रखना है नियतांक का हमेशा जब भी अवकलन करेंगे फिर हमेशा क्या होता है? 0। जैसे d अपॉन डी एक्स अगर मैंने लिखा 5, वो 0 होता है, या मैंने लिखा d अपॉन डी जेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई भी चर राशि है, मैंने लिखा 2 तो ये 0 हो गया। d अपॉन डी ए लिख दिया तो मैंने यहाँ लिख दिया अगर 10,000 तो ये भी 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अचर राशि का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई आपका फलन किस प्रकार से, एक अचर राशि और आपका फलन का गुणनफल, यदि कोई हमारा फलन किस प्रकार से दिया हुआ है y बराबर a इंटू एफ एक्स, ये तो है अचर राशि, सॉरी अचर बोल देते हैं इसको, और एफ एक्स क्या है? एक आपका चर। तो जब चर अचर इंटू चर का जब गुणनफल हो तब हम अब इसका अवकलन करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ए इंटू एफ एक्स। तो ये आपको नियम सीधा याद रखना है कि आपका यहाँ पे क्या होगा? तो अचर आपका बाहर आ जाएगा और सिर्फ किसका अवकलन होगा? एफ एक्स का।
ठीक है, ये आपको नियम याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे नियम याद नहीं हो रहे या मैं नहीं करना चाहता तो मैं अवकलन सीख जाऊंगा, आपको नियम याद रखने ही पड़ेंगे। तो यदि हम क्या करें, यदि हम ये देखते हैं कि जब दो आपकी राशियां इस प्रकार से हो, अचर और आपका चर का गुणनफल हो, तो आपको जब भी अवकलन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, अचर को बाहर कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा d/dx 5 × fx। तो मुझे इस राशि का क्या करना है, पूरी इस राशि का अवकलन करना है। तो यहाँ पे तरीका क्या होगा, जो अचर है इसको बाहर करें और यहाँ पे क्या करेंगे, हम fx का अवकलन करेंगे आगे से। ठीक है, जैसे अगर मैं और लिखूँ d/dx, मैंने लिखा यहाँ पे 10,000x, 10,000x, इसका मुझे अवकलन करना है। तो क्या होगा, 10,000 मेरा बाहर आ जाएगा और d/dx × तो अभी हमें यही सीखना है नियम, इसके बाद बात करेंगे इसका अवकलन कैसे होता है। तीसरी बात है, यदि आपका अवकलन में जो दिया गया फलन है वह आपका क्या है, योगफल या अंतर के रूप में हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ a × f1x प्लस माइनस b × f2x। यदि मैं इस प्रकार से लेता हूँ कि यदि आपका कोई फलन, यानी आपका जो फलन है, मैं इसको y बराबर से लिख देता हूँ, यदि कोई फलन इस प्रकार से दिया हुआ है a × f1x प्लस माइनस b × f2x, तो यदि मैं क्या करूं, इसका अगर अवकलन करता हूं तो अवकलन किस प्रकार से होगा इसका। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब आपके क्या है, जब आपका कोई फलन अगर क्या है, योगफल या अंतर के रूप में है, तो अवकलन करने पे क्या होगा, जैसे इसको मैंने लिखा d/dx × y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या होगा आपका d/dx × a × f1x प्लस माइनस b × f2x। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो अलग अलग आपके क्या है, योग के जो आपके पद है, तो सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। अब चूंकि ये जो आपका है एक अचर है और आपका चर है, तो a × d/dx × f1x प्लस माइनस b बाहर b/dx × f2x। अर्थात यहाँ से क्या पता लगता है, अर्थात यहाँ से ये पता लगता है कि यदि कोई चर राशि यदि योगफल या अंतर के रूप में आती है, तो उसका क्या होगा, प्रत्येक पद का अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अब यदि पद में आपका अचर और फलन है, तो ये नियम आपका दोबारा से काम करेगा। तो यहाँ पे नियम से नियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अचर और फलन के बारे में। अब यदि आपका क्या है, यदि कोई फलन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि वह आपका गुणनफल के रूप में, जैसे मैंने लिखा f1x × इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिख देते हैं, यदि आपका कोई फलन इस प्रकार से दिया हुआ है कि वह क्या है, आपका दो फलनों के गुणनफल के रूप में, तो इसको मैंने लिखा प्रथम फलन और इसको सेकंड फलन। तो यहाँ पे हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ अवकलन क्या होगा, प्रथम फलन × सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन × प्रथम का अवकलन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको कोई फलन जो दिया गया है वह गुणनफल के रूप में है, तो यदि मुझे क्या करना है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ मैं देखूंगा कि ये फलन किस रूप में दिया गया है, आपका गुणनफल के रूप में। तो इसका सूत्र होगा प्रथम फलन × सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन × प्रथम का अवकलन। जैसे इसको और आगे कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम फलन × सेकंड का अवकलन gx प्लस gx लिख के d/dx × fx। ऐसा नहीं है कि आपको इनका गुणा करना है, कुछ और प्रोसेस करना है तब ये काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ध्यान रखिए, जो अवकलन गणित है दूसरी गणित से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ नियम के ऊपर चलता है, नियम आपको याद रहना चाहिए। अगर नियम आता है, प्रैक्टिस है, तो आपका ये बिल्कुल सवाल सही होगा।
प्रथम फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ये चीज आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। अब यदि आपका जो फलन है वह क्या है, आपका इस प्रकार है भागफल के रूप में। यदि कोई आपका फलन भागफल के रूप में प्रथम इंटू सेकंड आप ले सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा लेते हैं, ये मैं लिख देता हूँ अंश और इसको लिख देता हूँ हर। तो यदि आपका फलन क्या है, अंश और हर के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये सूत्र क्या करना है, यदि हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यदि इस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये आपको करना है, ये सूत्र याद रखना है। ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर अंश है, डिनोमिनेटर हर है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो अर्थात अगर इस फलन का, यदि आपका फलन आपका क्या है, अगर भागफल के रूप में, तो यहाँ पे आपके इस फलन का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन करने पर, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो आप इस सूत्र को लगाएंगे और ये चीज आप याद कर पाएंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पर अभी तो नहीं देख पाएंगे, अभी थोड़ा सा और चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, तब हम उदाहरण लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके आगे, बहुपद अवकलन, बहुपदों की। तो यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने आपको लिया x की घात n, ये x की घात n इस प्रकार से लिख देते हैं, y इक्वल टू x की घात n। तो y इक्वल टू जो x की घात n है, ये आपका क्या है, x के रूप में एक फलन है। अब मुझे क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या होगा, dy बाई dx। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे d अपॉन dx इंटू x की घात n। अब चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया है ये सूत्र है, तो इसका क्या होगा, यदि आपका कोई फलन बहुपद के रूप में है तो वह फलन किस तरह से आपका हल होगा, ये पूरा हल किस तरह से होगा, तो n इंटू एक्स की घात n माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एक्स की घात n माइनस वन। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं x की घात n का जो अवकलन होता है, x की घात n का अगर x के सापेक्ष में अवकलन करूँ तो ये क्या होगा, n इंटू एक्स की घात n माइनस वन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो x है ये चर राशि है, तो ये भी चर राशि है, ये समान होगा तभी ये आपका इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा y की घात n और इसको मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं तो ये नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। n इंटू एक्स की घात n माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा x, यदि मैं x dy बाई dx x की घात x का अवकलन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो x की घात है यहाँ पे कितनी होगी, x की घात होगी एक। तो x की घात एक का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा, तो यहाँ है n बराबर एक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंटू एक्स की घात एक माइनस एक, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंटू एक्स की घात जीरो। अब किसी की घात जीरो का मतलब क्या होता है, एक, एक इंटू एक, क्यों, क्योंकि एक्स की घात जीरो का मतलब होता है एक। अर्थात यहाँ से क्या आया, डी अपॉन डी एक्स और इंटू एक्स करें तो ये क्या आएगा, तो अब ये हमें याद होना चाहिए डायरेक्ट कि x का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक। इसी प्रकार जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो n यहाँ पे कितना है, दो, n इंटू एक्स की घात n माइनस वन बराबर ये क्या हो जाएगा, दो की घात। तो अर्थात यहाँ से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वह क्या होता है, 2x होता है।
इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ x की घात 3 तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ सूत्र लगाते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सूत्र यदि कोई दिया गया फलन आपका क्या है बहुपद के रूप में है, तो बहुपद के रूप में है तो हम इस प्रकार से याद रखेंगे। x की घात 4 है तो 4x की घात 3 n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, सिर्फ ये सूत्र आपको याद रखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा आपका x की घात 1/2, x की घात 1/2, ये भी आपका बहुपद के रूप में घात 1/2 है। क्या मैं इसको x की घात 1/2 को वर्गमूल x भी लिख सकता हूँ? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की घात 1/2 का अगर मैं अवकलन करता हूँ x के सापेक्ष तो क्या होगा n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, तो ये क्या होगा 1/2 एक्स की घात माइनस के 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, एक्स की घात माइनस के 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका हर में 1/2 इंटू 1/x की घात 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वर्गमूल x। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल x हो, वर्गमूल x का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूँ x की घात -2 तो ये कैसे हल होगा, तो -2, यहाँ n बराबर क्या है -2, तो -2 इंटू एक्स की घात -2 माइनस 1, तो -2 एक्स की घात -3, अर्थात ये क्या हो जाएगा -2 बटे एक्स की घात 3। तो x की घात -2 को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है मैं घात को ऊपर ले आया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा 1/x की घात 1/x लिखा, तो 1/x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा x की घात -1, तो -1 यहाँ n बराबर क्या होगा -1, तो -1 इंटू एक्स की घात -1, तो ये क्या होगा -1 इंटू एक्स की घात -2, अर्थात -1/x स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है 1/x का यदि हम क्या करें x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलता है -1/x स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, यदि x का अवकलन करें तो 1, x स्क्वायर का अवकलन करें तो 2x, x क्यूब का अवकलन करें तो 3x स्क्वायर। तो इसी क्रम में बढ़ता रहेगा। यदि x 1/x का मैं अवकलन करूँ तो ये क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का अवकलन करें तो क्या हो जाएगा -2/x की घात 3, 1/x की घात 3 का अवकलन करूँ तो क्या हो जाएगा -3/x की घात 4। तो देखिए आप एक क्रम बनना है, अगर ये अंश में x स्क्वायर तो 2x 3x, यहाँ पे 1/x तो क्या है -1/x स्क्वायर, x स्क्वायर है तो -2/x क्यूब। तो इनको याद रखना आसान है। तो वर्गमूल x का अवकलन जब हम करते हैं, वर्गमूल x का अवकलन किया तो 1/2 अंडर रूट x। एक अवकलन और देखते हैं जल्दी से, ये आपको याद होना चाहिए। यदि हम 1/वर्गमूल x का अवकलन करते हैं यानी d/dx इंटू 1/वर्गमूल x, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हो जाएगा x की घात -1/2, x की घात -1/2 तो क्या होगा ये -1/2, तो n बराबर है -1/2, 1/2 इंटू एक्स की घात -1, तो यहाँ से आया तो -1/2 इंटू एक्स की घात -3/2, -1/2 इंटू एक्स की घात 3/2, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 1/x इंटू एक्स की घात 1/2। एक्स की घात जो 3/2 है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं x इंटू एक्स, कैसे लिखते हैं x इंटू एक्स की घात 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 क्या होता है आपका 3/2। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं -1/2 1/x अंडर रूट x। तो ये आपको ध्यान रखना है
1/√x का क्या होता है अवकलन, माइनस के 1/2x वर्गमूल x। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आपको याद रहना चाहिए। 1/वर्गमूल x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2x अंडर रूट